नमस्कार। आज बात एक ऐसी कंपनी पर जिसने बाजार में धूम मचा रखी है। इसे आप टेलीकॉम सेक्टर का एक ऐसा सितारा भी कह सकते हैं जिसने मजबूती से अपनी पकड़ को बाजार में बना रखा है। कंफ्यूज मत होइए, जियो की बात नहीं कर रहा हूं, एयरटेल की बात कर रहा हूं मैं। टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ ही प्लेयर्स इसे अब होल्ड करते हैं और लोग टेलीकॉम को पेट्रोल बोल रहे हैं। लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं और देखते हैं कि आखिर एयरटेल भारत के टेलीकॉम सेक्टर में अपनी जगह कहां रखता है। इन बातों को समझने के लिए बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है। मेरा नाम है रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले टेलीकॉम और पेट्रोल वाली बात पर चर्चा कर लेते हैं। दरअसल हाल में इस मुद्दे पर बीएनपी परिभाष के कुणाल वोरा ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका कहना है कि मोबाइल रिचार्ज अब एक जरूरी खर्च बन गया है, बिल्कुल पेट्रोल की तरह। जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ें तब भी भरवाना ही पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही एयरटेल और बाकी जो बड़े प्लेयर्स हैं इस सेक्टर के आराम से टैरिफ हाइक कर देते हैं और हर साल भले ही करें ना करें, लेकिन हर 2 साल में तो कर ही देते हैं। उनका रेवेन्यू बढ़ता रहता है और हम रिचार्ज करवाते रहते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले टेलीकॉम सेक्टर में 10 से भी ज्यादा खिलाड़ी थे। हर कोई गला काटने वाली प्रतियोगिता में लगा हुआ था। तब कीमतें इतनी गिर गई थी कि कंपनियों का जीना मुश्किल हो गया था। लेकिन आज कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है। कुणाल वोरा के अनुसार इस सेक्टर में एंट्री के लिए अब कम से कम $25 बिलियन की जरूरत होती है। और तो और अगर कोई इतना पैसा जोड़ भी लेना तो स्पेक्ट्रम मिल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब स्पेक्ट्रम अवेलेबल ही नहीं है। यही कमी एयरटेल को हर 2 साल में अपनी कीमतें बढ़ाने की क्षमता देता है। वोरा का कहना है कि जब टैरिफ हाइक होता है तो एयरटेल लगभग 18 से 19% रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट दर्ज कराता है और जब नहीं होता है तब भी 8 से 9% की ग्रोथ बनी रहती है। इसका मतलब है कि कंपाउंडिंग CAGR बेसिस पर ये 13 से 14% की दर से बढ़ रहा है। तो एक कंपनी के लिहाज से ये एक शानदार चीज नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एयरटेल का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है? डिस्काउंटेड कैश फ्लो यानी DCF मॉडल के हिसाब से शायद हाँ, लेकिन वोरा जी इससे असहमत है। उनका कहना है कि भारत में कई सेक्टर्स के लिए DCF यानी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल सही से काम नहीं करता है। उनकी नज़र में सर्विस की स्ट्रक्चरल रिलेवेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एयरटेल का फाइनेंशियल ईयर 2027 की अर्निंग का PE मल्टीपल 22 से 25 गुना के आसपास रहा है। इसकी तुलना में कंज्यूमर स्टेपल्स कंपनियां 45 से 50 गुना पर ट्रेड कर रही हैं। हालांकि PE पूरी तरह से कोई सही तरीका नहीं है इसको मापने का, लेकिन EVA बीटा के आधार पर अगर देखें तो ये 12 गुना का मल्टीपल दिखाता है, जो शायद इसके इतिहास के मुकाबले महंगा हो। लेकिन भारत में तो सब कुछ अपने इतिहास के मुकाबले अब महंगा ही मिलता है आजकल। तो एयरटेल ग्रोथ के मामले में बढ़िया परफॉर्म कर रहा है ना। चलिए अब आते हैं असली मुकाबले पर, मतलब भारतीय एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया। यही 3 बड़े दावेदार रह गए हैं ना आज की तारीख में टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए। तो कौन ज्यादा दमदार है? एक एक करके तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले बात भारतीय एयरटेल की ही करते हैं। बाजार में हिस्सेदारी की बात करें तो एयरटेल भारत में दूसरे नंबर पर आती है और लगातार वोडाफोन आइडिया के ग्राहक को अपनी तरफ खींच रही है। एयरटेल का एक्टिव यूजर बेस करीब 38 करोड़ का है। ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर की अगर बात करें तो ये एयरटेल का लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्टपेड सेगमेंट में अक्सर जियो से ये ज्यादा रहा है और ये मुनाफे के लिए बहुत जरूरी चीज भी है। नेटवर्क की बात करें तो पूरे भारत में मजबूत 4G इनका बेहतर दिखाई देता है। जबरदस्त 5G भी एयरटेल रोल आउट कर चुकी है। कंपनी के कर्ज के लिहाज से देखें तो एयरटेल इस मामले में फिलहाल कंट्रोल में है। कंपनी कर्ज पर जो है ना काम कर रही है, उसे कम करने पर ज्यादा ध्यान दे रही है। इसके अलावा होम ब्रॉडबैंड में एयरटेल एक्सट्रीम, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस और डेटा सेंटर सर्विसेज के साथ कंपनी के पास ग्रोथ के कई रास्ते हैं। इनके मुकाबले में अगर रिलायंस जियो को आप देखेंगे तो ये एक अलग लेवल पर आपको दिखाई देगी, लेकिन कंपटीटर अच्छी है। बाजार हिस्सेदारी के हिसाब से जियो ग्राहकों की संख्या में नंबर 1 पर है और इसके पीछे कारण रही है इनकी कीमतों पर शुरुआती रणनीति। आपको याद होगा जब ये एंट्री मारी थी तो फ्री वाला सिस्टम शुरू किया था। जियो के पास आज की तारीख में कुल 47 करोड़ से ज्यादा यूजर बेस है। कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर अच्छा है, लेकिन मास मार्केट के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर
जो है ना, कभी कभी ये एयरटेल से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। नेटवर्क के मामले में तो पूरे भारत में 4G और 5G रोल आउट कर चुके हैं और बहुत शानदार चल रहा है इनका। कंपनी का इकोसिस्टम भी ज़बरदस्त है। जियो मार्ट, जियो सिनेमा, जियो मनी जैसे मजबूत डिजिटल इकोसिस्टम इनको एक जो सेक्टर है ना, इसमें दमदार प्लेयर बनाता है। साथ ही जियो को रिलायंस ग्रुप का फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, तो वहाँ भी कोई कमी नहीं है। तो जियो में भी दम दिखाई देता है, लेकिन ARPU में बस ये एयरटेल से कभी कभी पिछड़ जाती है। अब बात आखिरी प्लेयर यानी वोडाफोन आइडिया की। बाजार हिस्सेदारी के मामले में ये लगातार ग्राहकों को खोते जा रहे हैं और तीसरे सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद इस सेक्टर के लिए ये काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं। VI के पास लगभग 19 करोड़ एक्टिव यूज़र हैं। पहले ये कुछ टाइम पहले ये 21 करोड़ के आसपास थे, अब ये घटते जा रहे हैं। ARPU में अगर बात करें तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र बाकी दोनों के मुकाबले काफ़ी कम है इनका। नेटवर्क के मामले में भी इनकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है, इस कारण से 4G और 5G रोल आउट में ये पीछे रहे हैं। और कर्ज का तो आप पूछिए ही मत, बहुत ज़्यादा है कर्ज इन पर। कंपनी का अस्तित्व लगातार पूंजी निवेश और सरकारी मदद पर ही निर्भर दिखाई देता है। तो साफ है, जहां जियो के पास स्केल और इकोसिस्टम की ताकत है, वहीं एयरटेल ARPU ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक मजबूत दावेदार है। VI की स्थिति काफ़ी चुनौतीपूर्ण है निवेश के लिहाज से। एयरटेल निश्चित रूप से VI से कहीं ज़्यादा मजबूत दिखाई देता है और मुनाफे के आंकड़ों पर जियो को भी कड़ी टक्कर देता दिखाई देता है। जहां तक बात अब भारतीय एयरटेल की ही करें सिर्फ, तो अब ये सिर्फ एक टेलीकॉम कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि एक ज़रूरी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी बन चुकी है। मजबूत इंडस्ट्री स्ट्रक्चर, लगातार टैरिफ हाइक की क्षमता और भविष्य के कई ग्रोथ लीवर्स इसे एक बेहतरीन निवेश का अवसर बनाते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप बाज़ार में इनके लिए कुछ सोचें निवेश वगैरह करने की, तो किसी भी निवेश से पहले अपने किसी रिसर्च ज़रूर करें और वित्तीय सलाहकार की राय भी ज़रूर ले लें। हमारी तरफ से आज एयरटेल पर इतनी ही जानकारी। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।